वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल कंबाइन स्टडी पॉइंट। मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज हमारी जो क्लास है वो कॉस्ट अकाउंटिंग की है एंड लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पूरी कंप्लीट हमने डिस्कशन उसका कर लिया था, हर एक टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। और आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड इशू। यानी अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मटेरियल होगा उसको कहाँ पर रखना है, कैसे इशू करना है और किस तरह से उसको स्टोर करके रखना है, वो हम कहाँ पर देखेंगे, आपके यूनिट नंबर 3 के अंदर देखेंगे। ठीक है, अब हमने जो भी मटेरियल बनाना है, रॉ मटेरियल कहाँ पर रखेंगे, प्रोडक्शन के लिए कितना मटेरियल कैसे यूज़ करेंगे, यूटिलाइजेशन कैसे होगा, वो सारा हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इन ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, मटेरियल कंट्रोल क्या है, परचेज प्रोसीजर क्या होता है, स्टोरेज ऑफ मटेरियल क्या होता है, स्टोर कीपर कौन है, उसका क्या फंक्शन है, ये सारी डिस्कशन हमें इस चैप्टर के अंदर करनी है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मटेरियल की बात करें तो मटेरियल कंस्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल। कि आर्टिकल का, अगर हमें किसी आर्टिकल का प्रोडक्शन करना है तो उसमें रॉ मटेरियल सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारा होता है। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू एक्सरसाइज द प्रॉपर कंट्रोल ओवर द प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड इशूइंग ऑफ द मटेरियल। इसीलिए हमें प्रॉपर कंट्रोल रखना पड़ता है, कितना प्रोक्योर करना है, यानी कितनी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए है, कितना स्टोर रखना है और कितना हमने इशू करना है। इन सारी बातों को हमें मटेरियल के चैप्टर में पढ़ना होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे मटेरियल के टाइप। यानी आपका एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। The account for near 60% of the cost of production of large number of private and public sector organization, and the material can be divided into two categories, that is direct material and second one indirect material. Clear है भाई, एक तो आपका डायरेक्ट मटेरियल होगा और दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। अब हमने इनको डायरेक्ट क्यों बोला, जो हमें इंडिविजुअली यूनिट के हिसाब से जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या आप उसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसे आप डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। यानी जैसे हमें पता है कि हमें फैक्ट्री की ज़रूरत है ना, फैक्ट्री में सामान लाने के लिए हमें मशीनों की ज़रूरत है, तो मशीनें जो हैं वो एक डायरेक्ट मटेरियल हो गया, जो हमें दिखाई दे रहा है, एक एट्रीब्यूट है जो आइडेंटिफाई जिसको हम कर पा रहे हैं। ठीक है, द मटेरियल फॉर्म द पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, बट जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, ऑन द अदर हैंड, जो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल होता है उसको हम आइडेंटिफाई इजीली नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते इजीली, क्योंकि यहाँ पर इसको हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि कितना हमें प्रोडक्शन करना है, कितना हमें इनडायरेक्टली कंज्यूमेबल जो गुड्स होती है उसको आप इनडायरेक्ट मटेरियल कह सकते हैं। द पर्टिकुलर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ कंज्यूमेबल, स्टोर, कॉटन वेस्टेज, लुब्रिकेट ऑयल रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मशीन। जैसे मशीन मैंने बोल दिया कि डायरेक्ट मटेरियल है जो हमें दिखाई दे रहा है, बट उसके ऊपर जो खर्चा आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा, उसके तेल का खर्चा, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, वो सारा इनडायरेक्ट में आ जाएगा। जो हम बाद में उसके ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं मटेरियल के ऊपर, वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाता है। उसके बाद आता है मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल में मैंने अभी आपको यही बताया कि हमें इतना स्टॉक रखना है ताकि हम जब टाइम आए तो इशू कर सकें, और एक्सेस में भी नहीं रखना है कि हमारा जो स्टॉक है वो ख़राब हो जाए, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर कुछ भी चेंज आ जाता है तो उस वजह से हमारा मटेरियल डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है इन द ट्रांजिट
बीच रास्ते में हमारा सामान ख़राब हो गया, मटेरियल ख़राब हो गया, तो उस केस में हमें अपने स्टॉक को फर्दर इशू करने के लिए रखना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारे पास एक्सेस में भी स्टॉक हो ताकि हम फर्दर इशू भी कर पाएँ, है ना। तो इन सब बातों के बारे में हमें डिस्कशन करना है इस चैप्टर के अंदर, मटेरियल कंट्रोल, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम एक मटेरियल कंट्रोल करते हैं, उसको हम कैसे इशू करते हैं, कैसे उसको प्रोक्योर करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। अलग अलग मेथड हम पढ़ते हैं, लीफो फीफो, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे, ठीक। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, क्यों हम मटेरियल कंट्रोल करते हैं, ताकि एक कॉन्टीन्यूस अवेलेबिलिटी जो मटेरियल की है वो हम क्या कर सकें, उसको पूरा कर सकें। जितनी हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से मटेरियल अवेलेबल होगा तभी हम इशू कर पाएंगे। देन ओवर स्टॉकिंग ऑफ मटेरियल शुड बी अवॉइड, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में ओवर स्टॉकिंग ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक हमारे पास ना हो, इसको भी हमें अवॉइड करना होता है। इसीलिए मटेरियल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं या उसे यूज़ करते हैं अपनी बिज़नेस के अंदर। मटेरियल शुड बी परचेज ऑन द फेवरेबल टर्म, जिसके हिसाब से हमारी बिज़नेस की यूनिट है उसके हिसाब से ही मटेरियल हमें परचेज़ करना है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है या लार्ज है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको क्या करेंगे, परचेज़ करेंगे। परचेज ऑफ मटेरियल शुड बी राइट क्वालिटी ऑफ कंसिस्टेंट, यानी जो भी मटेरियल परचेज करा वो क्वालिटी कॉन्शियस हो, स्टैंडर्ड का हो, है ना। उन सब चीज़ों को यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा। कोई भी स्टोरेज है उसको लॉस ना हो, यानी जो हमारे बफर हाउसेज हैं जहाँ स्टॉक को रखना है वहाँ पर सामान को इस तरह से ना रखा जाए कि सामान की डिस्ट्रक्शन हो जाए, मटेरियल का टूट फूट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमें इतना ही सामान रखना है जितना वो स्पेस जो है वो एक्वायर कर सकता है। मैनेजमेंट शुड बी फ्रीक्वेंटली प्रोवाइडेड, इसीलिए कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर हम मटेरियल कंट्रोल पढ़ते हैं ताकि रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ हो सकें। एडवांटेज क्या है, इट इंश्योर द अनरिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ मटेरियल, ये हमें अनरिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ मटेरियल को रिस्ट्रिक्ट कर देता है और कंटिन्यूस सप्लाई रखता है। जब ज़रूरत होती है तभी हम मटेरियल इशू कर पाते हैं। मिनिमाइज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इससे हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज जो है वो और जो मटेरियल को इशू करने की कॉस्ट है वो दोनों रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। इससे हमारा वेस्टेज ऑफ मटेरियल और डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसको हम कम कर पाएंगे, ठीक है। हेल्पफुल इन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिपरेटरी इन्वेंट्री कंट्रोल, हमारे पास पहले से इतना इन्वेंट्री होगा ताकि हम उस पर कॉन्टीन्यूसली क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें, जितना हमें ज़रूरत है उस हिसाब से इशू कर सकें। इंश्योर द मटेरियल एट अ रीज़नेबल प्राइस, हमारा जो प्राइस है उसके हिसाब से रीज़नेबल प्राइस पर हम उसको क्या कर सकेंगे, इंश्योर कर पाएंगे। प्रॉपर परचेज पॉलिसियाँ के हिसाब से हम मटेरियल ख़रीदेंगे तो वेस्टेज नहीं होगी और जो भी रिसोर्सेज हैं वो सही से यूज़ होंगे। देन हमारे पास होता है मटेरियल कंट्रोल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है या किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन या फर्म प्रॉपर वे में मटेरियल कंट्रोल कर सकती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें कोऑर्डिनेशन अगर होता है तभी क्या होगा, मटेरियल सही से यूटिलाइज होगा। मान लो अगर एक डिपार्टमेंट ने सामान मंगवा के रख दिया और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि हम तो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हमारा प्रोडक्शन में प्रॉब्लम चल रही है और प्रोडक्शन रुक गया है, तो जो सामान आया हुआ है, रॉ मटेरियल जो आया हुआ है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बोला कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी है। परचेज ऑफ मटेरियल शुड बी सेंट्रलाइज, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से ही हमें क्या करना है, सेंट्रलाइज वे में परचेज करनी है। प्रॉपर फॉर्म शुड बी यूज टू रिसिप्ट एंड इशू, जब भी रिसिप्ट करते हैं सामान की, मटेरियल इशू करते हैं, रिसिप्ट करते हैं तो प्रॉपर वे में उसको निरीक्षण करना ज़रूरी है। बजट इसके लिए बनाया जाता है, बजट प्रिपरेशन करते हैं मटेरियल की ताकि हमारे पास कोई भी वेस्टेज ना हो और हमारा जो रिसोर्सेज है वो पूरे से यूज़ हो पाए।
इंटरनल चेक इसीलिए करी जाती हैं ताकि हम ये देख पाएँ कि कितना मटेरियल जो है वो परचेज करना है और कितना हम सप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। उसके लिए इंटरनल चेक जो है एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि कितना मटेरियल ख़रीदा गया, कितना इशू किया गया, वो हम चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ स्टोरेज मस्ट बी अंडरटेकन इन ऑर्डर टू अवॉइड डेटोरेशन, वेस्टेज एंड इवेपोरेशन। अभी बताया, वेस्टेज रोकने के लिए, डिस्ट्रक्शन रोकने के लिए एक प्रॉपर वे में मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। परपेचुअल इन्वेंट्री हमें इसके हिसाब से करनी है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ मटेरियल शुड बी फिक्स, कितना मटेरियल हम इस साल प्रोड्यूस करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही रॉ मटेरियल मंगवाना चाहिए ताकि हमारे पास जो भी सामान आया है वो लिमिटेड आए, ठीक है, एक्सेस में ना आए। प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि किस तरह से इशू करना है, किस तरह से हम जो है हमारे कस्टमर से डील करेंगे, इसके बारे में प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, कितना हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है इसके बारे में टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें लेनी चाहिए, तभी हम प्रॉपर वे में मटेरियल कंट्रोल जो है वो कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट थी, है ना, जो आपको पता होनी चाहिए। देन हम आगे पढ़ेंगे परचेज प्रोसीजर। व्हाट डू यू मीन बाय परचेज प्रोसीजर, या परचेज करने का तरीका क्या है, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या हमें देखना है, उसके बारे में जानेंगे। तो एक होती है सेंट्रलाइज और एक होता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज होता है एक सेंट्रल पॉइंट से ही सारा ऑर्गेनाइजेशन का वर्क होना, वो होता है सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन में परचेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग सप्लायर से होएगा, है ना, अलग अलग सप्लायर से डील करेंगे, ठीक है। ए सप्लायर, बी सप्लायर, सी सप्लायर, और जो एट द टाइम उन्हें मिल जाएगा उसी से वो डीलिंग कर लेंगे। बट एक सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सप्लायर होगा, उसी से हम सामान की डीलिंग करेंगे, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, एक्सेस में हो, ठीक है। सेंट्रलाइज होने की वजह से क्या होता है, परचेजिंग में इकोनॉमी आ जाती है, यानी हम जो भी सामान खरीदेंगे वो एक रीज़नेबल प्राइस पर हमें मिलेगा, ठीक है। अगर हम एक पर्टिकुलर फर्म से ही सामान परचेज़ कर रहे हैं, एक ही सप्लायर से सामान ले रहे हैं, तो परचेजिंग में हमें क्या मिलती है, इकोनॉमी मिलती है। इससे क्या होता है, द बाइंग स्टाफ कंसंट्रेट ऑन द परचेज अलोन। तो स्पेशलाइज नॉलेज के ऊपर इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वो पर्टिकुलर फर्म जो है वो स्पेशलाइज हो जाती है उस काम में। इससे कंसिस्टेंट पॉलिसी जो है वो परचेज की इंश्योर करी जाती है, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड। और ये हमें मेंटेनेंस की सुविधा देती है ताकि मटेरियल को मेंटेन करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो उसी से पूछा जा सकता है। अलग अलग वेरियस वैरायटी ऑफ मटेरियल हमें मिल जाते हैं, ठीक है। और अलग अलग डिपार्टमेंट हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या कर सकते हैं, हम जो है वो फिक्स कर सकते हैं। ये हमारी हेल्पफुल करती है वेंडर को भी हेल्पफुल है कि वो किस तरह से सामान को आगे सेंड करेगा या रिसीव करेगा, ठीक है। डिसएडवांटेज भी हैं इसके अंदर कि ये लेस फ्लेक्सिबल है ना। अगर एक टाइम पे हमें वो सप्लायर ना मिले तो हमें सामान को लेने के लिए कोई ना कोई तो चाहिएगा। तो अगर हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन होता तो हम किसी ना किसी सप्लायर को क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल कम है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इसकी ज़्यादा आती है अगर हम एक सेटअप अलग से करते हैं, है ना। मतलब परचेज़ अगर करनी है तो एक ही डिपार्टमेंट को बना देंगे कि यही डिपार्टमेंट जो है वो परचेज़ करेगा। डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। डिपार्टमेंट के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि वो ये समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज अभी मैंने बताया कि किस तरह से वो एक ही चीज़ को नहीं अलग अलग, इसका सेंट्रलाइज का बिल्कुल रिवर्स यहाँ पर होता है। जैसा सेंट्रलाइज में बताया उसके उल्टे पॉइंट है, ठीक है, उसका रिवर्स है। ये हमारी फ्लेक्सिबल होती है जबकि सेंट्रलाइज में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। इसमें एमरजेंसी के लिए लोकल परचेज को भी बेस्ट माना जाता है, लोकल परचेज का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है, असरटेन होती है, ठीक है। यहाँ पर इकोनॉमी लेसर इकोनॉमी है परचेजिंग में, यानी सेंट्रलाइज से भी कम दाम में हमें सामान जो है वो मिल सकता है, खर्चा हमारा कम हो जाता है।
कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर होती है, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी होती है भाई प्राइसेस की, तो यहाँ पर वो इंश्योर नहीं कर पाते बट सेंट्रलाइज में कर पाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइजेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और कंबाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको पता ही है, वहाँ मेरे से आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।